प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड के अंतर्गत प्राचीन भारत के शिक्षा के मुख्य केंद्रों के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध में नालंदा महाविहार शिक्षा का बड़ा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के विषय में चीनी यात्रियों ने विशेष रूप से विस्तार पूर्वक लिखा है। वैसे नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को क्रय करके महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की यह जन्मभूमि थी। तथागत ने यहाँ के आम्र वन में कई दिन व्यतीत करके अपने शिष्यों को अपने धर्म की शिक्षा दी थी। कालांतर में सम्राट अशोक ने वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। संभवतः यह स्थान अपने प्रारंभिक काल में ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र होते हुए भी बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी प्रचार केंद्र था। इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी के मध्य में से अधिक बढ़ी, जब बौद्ध विद्वान दृढ़नाग ने नालंदा में जाकर वहाँ के विख्यात ब्राह्मण पंडित सुदुर्गम को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बाद में समय समय पर गुप्त राजाओं ने नालंदा के विकास में सराहनीय योगदान प्रदान किया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने इस बौद्ध संघ को दान दिया तथा वहाँ विद्या और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। उसके बाद बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य आदि अनेक गुप्त राजाओं ने इसे अपना संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा के शिक्षकों और विद्यार्थियों के खर्च के लिए बहुत सा धन दिया। शीघ्र ही शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई और देश विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां आने लगे। अनेक चीनी विद्वान उसकी कीर्ति सुनकर उसके प्रति आकृष्ट हुए। उन्होंने अपने देश लौटकर जो अपने यात्रा विवरण लिखे, उन्हीं से हमें नालंदा के भवनों, आचार्यों और शिक्षा पद्धति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि वहाँ अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया था। इन विहारों में कुछ तो काफ़ी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक थे। यहाँ का सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा और 164 फीट चौड़ा था। इसके कक्ष 9.5 फीट से 12 फीट लंबे थे। यशोवर्मा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि नालंदा के विहारों की शिखर श्रेणियाँ गगनस्थ मेघों को चुंबन करती थी। इसमें अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते रहते थे। यहाँ अनेक विशालकाय भवन थे जिनमें छोटे बड़े अनेक कक्ष थे। खुदाई में मिले अवशेषों से उसकी भव्यता प्रमाणित होती है। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कूपों का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन खर्च हेतु 200 गांव दान में प्राप्त थे। इन गांवों की आय से यहाँ के भिक्षु कार्यकर्ताओं और भिक्षु विद्यार्थियों का पोषण होता था। इतना ही नहीं, इन गांवों के निवासी प्रतिदिन कई मन चावल और दूध यहाँ भेजा करते थे। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके भोजन और आवास की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क की जाती थी। ह्वेनसांग ने लिखा है, जब तक वह नालंदा में रहा, उसे प्रतिदिन मांसाहारी चावलों का एक निश्चित
परिमाण 20 पूग और 120 जंबीर मिलते रहे। साथ ही प्रति मास तेल, घी और अन्य खाद्य सामग्री भी निश्चित मात्रा में दिए जाते थे। नालंदा शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़े कठोर नियम थे। ऐसे प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पहले एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। यह परीक्षा द्वार पंडित लेता था। महाविहार के प्रवेश द्वार को लांघने के लिए इस द्वार पंडित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी। वेनसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8-10 विद्यार्थी असफल हो जाया करते थे और केवल 1 या 2 सफल हो पाते थे। द्वार पंडित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालंदा के महाविहार में प्रविष्ट होते थे, उन्हें वहाँ बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वेनसांग के अनुसार महाविहार में प्रविष्ट होकर भी बहुत से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे, लेकिन जो वहाँ भी विजय होकर फिर बाहर आते थे, उनके ज्ञान और पांडित्य का सर्वत्र आदर होता था। अपने अपने विषय के यहाँ अनेक विद्वान थे। इत्सिंग नामक का एक चीनी यात्री 7वीं सदी में भारत आया था। उसने 671 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया और 673 में वह ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुंचा। इत्सिंग का मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त करना और यहाँ से धर्म की प्रमाणिक पुस्तकों को एकत्र कर चीन ले जाना था। अतः उसका अधिकांश समय नालंदा में ही व्यतीत हुआ। यहाँ उसने 400 के लगभग ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। इन पुस्तकों को वह अपने साथ चीन ले गया। इत्सिंग के समय यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी, किंतु वेनसांग के समय बढ़कर 10,000 हो गई थी। महाविहार में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण, हेतु विद्या यानी न्याय, अभिधर्म कोश का ज्ञान आवश्यक था। महाविहार में ज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध धर्म के विशाल साहित्य का अध्ययन करते थे, वहाँ साथ ही शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य विद्या, तंत्र, वेद आदि की पढ़ाई की भी व्यवस्था थी। यहाँ के शिक्षकों की संख्या 1510 थी, जिनमें 1010 सूत्र निकायों में दक्ष थे और शेष 500 अन्य विषयों में। वेनसांग के समय विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति शीलभद्र था, जो अनेक विषयों में पारंगत था। शीलभद्र के समय धर्मपाल इस विश्वविद्यालय का कुलपति था। वेनसांग भी यहाँ के प्रधान शिक्षकों में था, जिसने अनेक विषयों पर अधिकार प्राप्त किया था। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। सुदूर प्रदेशों और प्रदेशों से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया आदि अनेक देशों के विदेशी शिक्षार्थी यहीं रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे तथा अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा के शिक्षक भी अपने ज्ञान और विद्वता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इन सब का चरित्र सर्वथा उज्जवल और निर्दोष था। सदाचार के सभी नियमों का वे पूर्ण तत्परता और सच्चाई से पालन करते थे। भारत के सब प्रदेशों में उनका आदर था और सर्वत्र उनका अनुसरण किया जाता था। इस महाविहार के नियम बड़े कठोर थे और यहाँ के निवासियों के लिए ये अनिवार्य था कि वे उनका पालन करें। नालंदा महाविहार में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यहाँ धर्म यज्ञ नामक विशाल पुस्तकालय था। उसकी 3 विशाल इमारतें थी, जिनके नाम थे रतन सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इन तीनों भवनों से
मिलकर भव्य पुस्तकालय का निर्माण हुआ। रत्नोदधि भवन 9 मंजिल ऊंचा था और उसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया था। अन्य दोनों इमारतें भी इसी प्रकार विशाल व विस्तीर्ण थी, जिनमें जिज्ञासु और अध्ययनशील विद्यार्थियों की भीड़ रहा करती थी। यहाँ का एक अध्यापक 9 या 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता था। इस विश्वविद्यालय के अध्यापन कक्ष बहुत बड़े बड़े थे। इनमें 7 विशाल व्याख्यान भवन और 300 छोटे व्याख्यान कक्ष थे। सभी विषयों के मिलाकर नित्य लगभग 100 व्याख्यानों की आयोजना की जाती थी। यहाँ विशेष रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया और कराया जाता था। यहाँ के अनेक विहार भी महायानी शाखा के थे। यहाँ पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्म कीर्ति आदि ऐसे ही महायानी विद्वान थे जिन्होंने इसी शिक्षा केंद्र से अपने को उन्नत किया। ह्वेनसांग ने ऐसे अनेक विद्वान आचार्यों का उल्लेख किया है जो अपने अपने विषय के प्रकांड पंडित थे तथा भारत के विभिन्न प्रदेशों से आकर यहाँ अध्ययन अध्यापन करते थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दृढ़नाग, ज्ञानचंद्र आदि ऐसे ही प्रतिभावान विद्वान थे जिनकी ख्याति और आकर्षण से दूरस्थ विद्यार्थी भी ज्ञानार्जन के निमित्त आते थे और अपने को सुबोध और सुशिक्षित बनाने का प्रयास करते थे। उदाहरणतः ऐसे विद्वानों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे। आर्यदेव और दृढ़नाग दक्षिण भारत के थे। धर्मपाल कांची का रहने वाला था। शीलभद्र समतट बंगाल का निवासी था तथा गुणमती एवं स्थिरमती वल्लभी के रहने वाले थे। ह्वेनसांग और त्सिंग के अतिरिक्त अन्य अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। शरमण हेनचिन 7वीं सदी में नालंदा आया था और 3 वर्ष तक यहाँ रहा। उसका भारतीय नाम प्रकाशमणि था। कोरिया का एक भिक्षु आर्यवर्मन बहुत दिनों तक नालंदा में रहा था और उसकी यही मृत्यु हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया है।